अभी जो चार्ली कर्क जो यूएस में मारा गया तो उसके ऊपर मैंने एक फेसबुक पे पोस्ट की थी और मैंने ये लिखा था कि उसको मारने वाला जो लड़का है वो है उटाह स्टेट का। तो ये बेटा जब यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया तो यूनिवर्सिटी में ये वो प्रोफेसर्स, बाकी वहाँ का वो एटमॉस्फेयर, बाकी सब लड़के भी उसमें इंडोक्ट्रिनेट हो गए, उसके कलीग्स, तो उनके प्रभाव में ये भी वोकिज्म के चक्कर में आ गया और एक ट्रांसजेंडर के साथ वो लिव इन में रहने लगा वो लड़का। और चार्ली कर्क था वो उसके खिलाफ काफी प्रचार करता था, बोलता कि ट्रांसजेंडरिज्म इज वेरी डेंजरस, इट इज अननेचुरल, अनएथिकल एंड इट इज डिस्ट्रक्टिव फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली, तो आप इससे दूर रहो, ऐसा वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को बोलता था। इसका गुस्सा लेके इसने उसको गोली मार दी। तो वोकिज्म की और कल्चरल मार्क्सिज्म के प्रभाव से लोग कैसे हिंसा पे उतर आते हैं, ऐसा मैंने वो पोस्ट में लिखा था। उनके हाथ में दूसरा एक शस्त्र ये है कि ये पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इनके हाथ में है, इनके हाथ में। तो वहाँ पे हॉलीवुड, इधर बॉलीवुड पूरा ये कंट्रोल करते हैं, मीडिया पूरा ये कंट्रोल करते हैं। मानव के दिमाग के ऊपर प्रभाव डालने वाली जो संस्थाएं हैं वो सभी संस्थाएं इनके कब्जे में रहती है। मीडिया हो गई, एंटरटेनमेंट हो गया, अब आप देखेंगे स्टैंड अप कॉमेडियंस की पूरी फौज खड़ी कर दी है उन्होंने। तो बिल्कुल आप रिडिक्यूल करो, हिंदुइज्म को रिडिक्यूल करो, उसको हंसी मजाक का टारगेट बना दो, मजाक का टारगेट बना दो। और इनका तीसरा जो जंगली एक प्रिमिटिव डेजर्ट कल्ट है जो हथियार लेके सड़कों में उतर आता है, हिंसा करता है, बर्बर है, जो कि उनका इतिहास रहा है हजारों वर्षों से, वो 1400 साल से यही कर ही रहे। भारत में भी यही किया उन्होंने, वो उसको ये लोग लाते हैं स्ट्रीट पावर के रूप में। लेकिन वो जो चौथा एक भाई है जो इवेंजलिस्ट चर्च है, उसके विषय में थोड़ा बताइए। तो इस तरह से वो एक साथ मिल भी जाते हैं, कई बार अलग भी हो जाते हैं, बट भारत के खिलाफ चारों एक हो जाते हैं। यही सबसे बड़ा खतरा है। सबसे बड़ा खतरा है। इस खतरे को पहचानना हर भारतीय को अवश्य पहचानना, बिल्कुल, उसके लिए सतर्क रहना चाहिए, उसके लिए तैयारी करके रखनी चाहिए। बिल्कुल। और इनका तीसरा जो जंगली एक प्रिमिटिव डेजर्ट कल्ट है जो हथियार लेके सड़कों में उतर आता है, हिंसा करता है, बर्बर है, जो कि उनका इतिहास रहा है हजारों वर्षों से, वो 1400 साल से यही कर ही रहे। भारत में भी यही किया उन्होंने, वो उसको ये लोग लाते हैं स्ट्रीट पावर के रूप में। लेकिन वो जो चौथा एक भाई है जो इवेंजलिस्ट चर्च है, उसके विषय में थोड़ा बताइए। वो तो सबसे होशियार है वो कभी सामने आते नहीं है। वो अलग अलग अवतार वो भी धारण करते हैं, करुणा की बात करते हैं, सेवा की बात करते हैं, मिशनरी की बात करते हैं और उसके पीछे अपना काम जारी रखते हैं। वो सबसे होशियार है। हाँ, बहुत ही सबसे होशियार, सबसे ज्यादा पैसा भी उनके पास है, तो दे आर ऑल्सो वेरी डेंजरस। और क्या है कि कल्चरल मार्क्सिज्म के अटैक की वजह से पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में पीपल हैव मूव्ड अवे फ्रॉम चर्च, बिकॉज कल्चरल मार्क्सिज्म का अटैक जो होता है वो संस्कृति को जो बल देती है ऐसी संस्थाओं के ऊपर होता है। तो ऐसी कौन सी संस्था है? तो पहली संस्था है परिवार व्यवस्था। तो ये परिवार को तोड़ना चाहते हैं, हमेशा परिवार व्यवस्था नहीं बचनी चाहिए। दूसरी है धर्म संस्था, वो धर्म को ख़त्म करना चाहते हैं। और वेस्टर्न कंट्रीज़ में करीब 40 साल पहले 90 to 95% पीपल वर मेंबर ऑफ सम चर्च। आज वो संख्या करीब 30-35% तक आ गई है। तो इतनी बड़ी संख्या में लोग चर्च से दूर हो गए बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ दिस वोकिज्म एंड कल्चरल मार्क्सिज्म। तो ये नंबर अभी कहीं ना कहीं तो मेकअप करना चाहिए, तो अभी उन्होंने एशिया के ऊपर फोकस किया है। आपने सुना होगा, आपको याद भी होगा कि जब नया मिलेनियम शुरू हुआ 2000 साल में, तब जो पोप थे उस वक्त के, पोप ने ओपनली बोला था, मतलब ऐसा कुछ छुपा के कोई नहीं बात करता, क्योंकि एक बात तो है कि पहले मिलेनियम में हमने यूरोप को क्रिश्चियन बनाया, दूसरे मिलेनियम में हमने ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और अफ्रीका को क्रिश्चियन बनाया, अब तीसरे मिलेनियम में हम एशिया को क्रिश्चियन बनाएंगे। ओपन, इट्स अ थ्रेट नो to other civilization. तो now they are focusing on Asia and the biggest population of Asia is India and China. चाइना में कम्युनिज्म है, मतलब डिक्टेटरशिप है, तो वहाँ पे इतना आसान नहीं है। भारत में तो क्या डेमोक्रेसी के नाम पे सब कुछ चलता है। तो दे आर ट्राइंग टू कन्वर्ट मोर एंड मोर पीपल इन इंडिया। एक लिबरेशन थियोलॉजी करके उनका एक नया रूप है कि देयर दे ट्राई टू कंबाइन सोशल जस्टिस एंड इवेंजलिज्म। तो स्टैन स्वामी आपने सुना होगा, जिनको जो बोलते हैं कि भारत सरकार ने उनका खून किया वगैरह, ऐसा कंप्लीट नॉनसेंसिकल बातें करते हैं। एक्चुअली वो इन्वॉल्व थे नक्सलवाद को सपोर्ट करने में, इसलिए उनको अरेस्ट किया गया था। तो वो थे लिबरेशन थियोलॉजिस्ट। तो दे कंबाइन इवेंजलिज्म विद मार्क्सिज्म। दो भाई मिल गए उधर वो मिल गए। मतलब ये मीटिंग ऑफ कन्वीनियंस है। एग्जैक्टली। तो अच्छा, वहां मिल गए और वहां पे उन्होंने अपना वो चला दिया। तो नक्सलाइट मूवमेंट जो है वो दे टॉक अबाउट social justice, or all these liberation theologists were very active in Naxal areas.
तो बोलते थे कि हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, हम सामाजिक न्याय के लिए काम कर रहे हैं, और उसके पीछे का मकसद था इवेंजलिज्म। तो ये सब चलता है। तो इस तरह से वो एक साथ मिल भी जाते हैं, कई बार अलग भी हो जाते हैं, बट भारत के खिलाफ चारों एक हो जाते हैं। यही सबसे बड़ा खतरा है। सबसे बड़ा खतरा है। इस खतरे को पहचानना हर भारतीय को अवश्य पहचानना चाहिए। उसके लिए सतर्क रहना चाहिए, उसके लिए तैयारी करके रखनी चाहिए। बिल्कुल। उसके लिए अपने बच्चों को, युवाओं को सही दिशा में उनको प्रेरित करके, उनको सही ज्ञान से उनको एकदम सुरक्षित संरक्षित करके रखना पड़ेगा, नहीं तो वो प्रभाव में आ जाएंगे। जैसे अभी आपने बांग्लादेश में देखा, युवाओं का सहारा लिया। एग्जैक्टली। वो ऐसे करते ही हैं। नेपाल में भी वही चल रहा है। ये जो चर्च है, इसका प्रभाव जब पाश्चात्य में कम हो रहा है, तो पैसा कहाँ से इनके पास इतना आ रहा है? एक तो पहले से बहुत पैसा लूट के रखा ही है, और वहाँ के कई अमीर लोग जो होते हैं वो अभी भी सपोर्ट करते हैं उनको। मतलब कई सरकारें भी सपोर्ट करती है कि जैसा मैंने कहा कि भारत को डिस्टेबलाइज करना है, तो जो भी शक्तियाँ हैं उनको मदद करो। तो एक चर्च भी है उसमें। ये बड़ी जो कैपिटलिस्ट लॉबीज हैं और जो फैमिलीज हैं, ये भी करती हैं। बिल्कुल करती हैं। मतलब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही, जिसके कई पहलू है कि हम एक दिशा में सोच नहीं सकते हैं। लेकिन आपने बहुत अच्छे से समझाया, और ये समझाना क्या, ये तो आपने एक तरीके से सतर्क करने की कोशिश की है, क्योंकि भारतीय तो आंख मूंद के बैठा है। बिल्कुल पता ही नहीं है। हिंदू को तो पता ही नहीं है कि उसके चारों तरफ कौन। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अभी जो चार्ली कर्क जो यूएस में मारा गया, तो उसके ऊपर मैंने एक फेसबुक पे पोस्ट की थी, और मैंने ये लिखा था कि उसको मारने वाला जो लड़का है वो है उटाह स्टेट का, और वो ऐसे परिवार से आता है कि जो देशभक्त परिवार है, कंजर्वेटिव परिवार है, देव देश धर्म को मानने वाले लोग हैं। तो ये बेटा जब यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया, तो यूनिवर्सिटी में ये वोक प्रोफेसर्स, बाकी वहाँ का वोक एटमॉस्फेयर, बाकी सब लड़के भी उसमें इंडोक्ट्रिनेट हो गए, उसके कलीग्स, तो उनके प्रभाव में ये भी वोकिज्म के चक्कर में आ गया, और एक ट्रांसजेंडर के साथ वो लिव इन में रहने लगा वो लड़का। और चार्ली कर्क था वो उसके खिलाफ काफ़ी प्रचार करता था, बोलता कि ट्रांसजेंडरिज्म इज़ वेरी डेंजरस, इट इज़ अननेचुरल, अनएथिकल, एंड इट इज़ डिस्ट्रक्टिव फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली, तो आप इससे दूर रहो, ऐसा वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को बोलता था। इसका गुस्सा लेके इसने उसको गोली मार दी। तो वोकिज्म की और कल्चरल मार्क्सिज्म के प्रभाव से लोग कैसे हिंसा पे उतर आते हैं, ऐसा मैंने वो पोस्ट में लिखा था। तो उसके ऊपर एक आदमी ने कमेंट दिए, वो बोलता है कि नहीं, ये ठीक नहीं हुआ, ये बात तो सही है, हिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन कल्चरल मार्क्सिज्म में जैसी कोई चीज़ नहीं रहती है। बोला कि ये कल्चरल मार्क्सिज्म ये एक सिर्फ भ्रम है आपका, नथिंग लाइक कल्चरल मार्क्सिज्म। तो यहाँ तक इग्नोरेंस है, बिल्कुल, कि उन लोगों को पता ही नहीं है कि कल्चरल मार्क्सिज्म नाम की कोई चीज़ होती है, और उसका विचार क्या है, उसकी विचारधारा क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। तो ये समझेगा ही नहीं, इसको पता ही नहीं रहेगा, तो उससे लड़ेंगे कैसे? तो बिना जानने की कोशिश किए, बिना अध्ययन किए, बिना शोध किए, उसने ये कह दिया कि कल्चरल मार्क्सिज्म होता ही नहीं है। बस अगर थोड़ा जाके रिसर्च करता, आज के युग में कोई भी रिसर्च करना कठिन नहीं है, बिल्कुल, जाके करता ना तो वो बोलता कह रहे ये सही कह रहे हैं। करेक्ट। और दूसरी बात ये संकेत देती है कि किस तरीके से युवाओं को ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, जैसे उस शूटर को कर दिया है। बिल्कुल। उस एज में, उस उम्र में, है ना, बड़ी इम्प्रेशनेबल एज होती है वो, जब बच्चों को, उस, है ना, जवान युवाओं को जो है ना भटकाया जा सकता है, उनको एक अपना हथियार बनाया जा सकता है। इनकी एक्चुअली मेन एडवांटेज इनका यही है कि युवा लोग जो होते हैं वो बहुत आइडियलिस्ट होते हैं, और इनके मुखौटे जो होते हैं उनको बहुत अपील कर जाते हैं, जैसे सामाजिक न्याय, इंक्लूसिविटी, तो आपने ट्रांसजेंडर्स को भी इंक्लूड करना चाहिए, उनको अलग मत रखो, ये एकदम अपील कर जाता है बच्चों को, युवाओं को। कह रहे हैं इस बात सही है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि नेचुरली ट्रांसजेंडर लोग जो होते हैं केवल 0.02% होते हैं, और अभी तो इन्होंने ट्रांसजेंडरिज्म का मार्केटिंग शुरू कर दिया है, फैक्ट्री खोल दी है। तो जिनको वास्तविकता में वो विचार नहीं है, वो फीलिंग्स नहीं है, वो भी अभी हम बोलने लगे कि हम ट्रांसजेंडर है। बहुत सही कह रहे हैं, क्योंकि इट हैज बिकम अ फैशन। बहुत सही कह रहे हैं, एंड दैट इज डिस्ट्रक्टिव फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली। एब्सोल्युटली। बहुत सही कह रहे हैं कि वो आइडियलिस्टिक होते हैं, तो ये लोग क्या कहते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। एग्जैक्टली, बहुत सही आपने कहा। वो रिबेलियस होते हैं, यंग स्टूडेंट्स रिबेलियस होते हैं, तो ये बोलते हैं कि आप आपकी सभ्यता को मत मानो, आप संस्कृति को मत मानो, भगवान श्री राम की पूजा क्यों कर दिए, वो तो मिसोजिनिस्ट थे, उन्होंने माँ सीता का त्याग कर दिया था। तो बच्चों को लगता है कि हाँ सही यार, उनको इसका असली कारण क्या था, राम ने क्यों सीता माता को छोड़ा था, इनको पता नहीं रहता है, क्योंकि उनके माँ बाप को भी पता नहीं रहता है, तो कोई समझा नहीं सकता उनको वो। और दूसरी बात ये है कि उनको बताया भी तो नहीं गया। एग्जैक्टली।
एग्जैक्टली। आप देखिए एक हम लोगों ने फिल्म बनाई थी प्राच्यम ने, साहिब्स हू नेवर लेफ्ट है। हाँ ऑफ कोर्स। वो फिल्म में वी हैव एड्रेस के 2 पार्ट्स हैं। हम तो बल्कि अपने सभी दर्शकों से कहेंगे कि उस फिल्म को जरूर देखें, अवश्य देखिए। आप जो बातें कह रहे हैं उसमें बहुत सी बातें उसमें हमने दिखाई हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकली कैसे हुआ भारत के साथ है, बिल्कुल। कैसे हम लोग ने मेन स्ट्रीम किया था उस कैच फ्रेज को, आइडियोलॉजिकल सबवर्जन। एग्जैक्टली। कैसे हमारा सबवर्जन किया गया, अंग्रेजों ने किया, फिर स्वतंत्रता के बाद भूरे साहिबों ने किया, शिक्षा प्रणाली को माध्यम बना के किया। तो हमें बच्चों का इसमें कोई कसूर नहीं है। कोई नहीं। जब इतिहास के ग्रंथ उनको हम लोगों ने बताए नहीं, उनको बताया नहीं कि भगवान राम की क्या जीवन गाथा थी, कितना बड़ा उनका योगदान था, वो कौन थे, असली में मौलिक रामायण क्या है, मौलिक स्वरूप में महाभारत क्या है, तो उनको क्या मालूम। उनको तो जो ये मार्क्सिस्ट कल्चरल मार्क्सिस्ट बताएंगे, उनको लगे हाँ ये तो सही कह रहा है, क्योंकि उनके पास रेफरेंस नहीं। बट उनके हाथ में दूसरा एक शस्त्र ये है कि ये पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इनके हाथ में है। इनके हाथ में। तो वहाँ पे हॉलीवुड, इधर बॉलीवुड पूरा ये कंट्रोल करते हैं, मीडिया पूरा ये कंट्रोल करते हैं। मानव के दिमाग के ऊपर प्रभाव डालने वाली जो संस्थाएं हैं, वो सभी संस्थाएं इनके कब्जे में रहती है। मीडिया हो गई, एंटरटेनमेंट हो गया, अब आप देखेंगे स्टैंड अप कॉमेडियंस की पूरी फौज खड़ी कर दी है उन्होंने। तो बिल्कुल आप रिडिक्यूल करो, हिंदुइज्म को रिडिक्यूल करो, उसको हंसी मजाक, हंसी का टारगेट बना दो, मजाक का टारगेट बना दो। इस माध्यम से वो युवाओं को बहुत जल्दी पकड़ में ले लेते हैं, और वेल फंड करते हैं इनको, बिल्कुल बहुत अच्छे से फंड करते हैं। बिल्कुल। अब देखिए, हम आपको सही बताएं कि इन्हीं सबके अगेंस्ट जो है प्राच्यम ने ये संकल्प लेके ये बीड़ा उठाया कि नहीं, हम अपने भारतीयों को, युवाओं को, बच्चों को उन्हीं की सभ्यता का, उनकी संस्कृति का, उनके दर्शन का, उनकी ऋषि परंपरा का ज्ञान देंगे फिल्मों के माध्यम से। लेकिन हम आपसे सही बताएं कि हम आपको बता नहीं सकते कि कितनी अड़चने आती हैं हमारे साथ। पहली बात तो ये है कि ये प्रयास करते हैं कि कैसे हमारी आवाज़ को दबा दें। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि अगर कोई हमको मदद करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो उसको हटा देंगे। तीसरी बात यह है कि हमारे बारे में भ्रांतियां फैला देंगे। तो हमारे ही लोग हैं, हमारे जो भारतीय हैं, नेशनलिस्ट हैं, हिंदू हैं, वो भी सपोर्ट करने ना आए। तो वही मैं देखता हूँ प्रैक्टिकली हमारे जैसे प्लेटफॉर्म्स, हमारे जैसे आप हैं और हमारे जैसे जो लोग हैं, इनकी मदद करने के लिए कोई है ही नहीं। एब्सोल्युटली। आप हम जो है स्वयं सब कुछ लगा के, सर्वस्व न्यौछावर करके हम लोग अपनी जेब से पैसा लगा के चला रहे हैं किसी तरीके। वो क्योंकि वही हम लोग कह रहे थे ना कि ये कोई हमारे जैसे पागल ही कर सकते हैं। सही बात है ना, कि नहीं तो कौन करेगा, लोग तो पैसे के पीछे भाग रहे हैं। दूसरी तरफ है इतनी बड़ी आर्थिक शक्ति और बाकी सब शक्तियां, और उसके खिलाफ लड़ कौन रहा है? तो हमारे जैसे फकीर पक्का है। बिल्कुल सही बात है। लड़ रहे हैं कि क्योंकि वो ये एक प्रेरणा है, अंदर से कन्विक्शन है कि अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हमें अपना कर्तव्य का निर्वाह तो करना है। ये आते हैं 500 करोड़ लगाते हैं। देखिए आप इसको समझिए साजिश को, जो कितनी सही आपने बात बोली, कल्चरल मार्क्सिज्म और कैपिटलिज्म है ना, और ये डीप स्टेट, देखिए इनके हाथ में कैसी ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज टूल है। 550 करोड़ लगाया, 4 जोकरों ने मिलकर स्क्रिप्ट लिखी, 5-7 जमूरों को उसमें एक्टिंग करा के उन्होंने आदि पुरुष एक फिल्म बना दी, हमारे महाकाव्य रामायण के ऊपर फिल्म भगवान राम के ऊपर थी, और मजाक बना दिया। वही मजाक बना दिया। सोचिए, उद्देश्य वही है। 500 करोड़ हम लोग को मिल जाए तो हम लोग काया पलट कर दें। बिल्कुल। हम अपने नैरेटिव को पूरे विश्व में स्थापित कर दें, सनातन संस्कृति, सनातन धर्म को, ऋषि परंपरा को। लेकिन देखिए हम लोग को कितना इसके लिए स्ट्रगल, मतलब डे टू डे स्ट्रगल करना पड़ता है। हम आपसे बता नहीं सकते, वो तो कन्विक्शन है और पागलपन है हम लोग का, कि पागलपन के सिवा नहीं हो सकता। और मैं इस तरह देखता हूँ तो 500 करोड़, 300 करोड़, 800 करोड़ ऐसी फिल्में का पैसा कहाँ से आ रहा है ना, कैसे वो लॉस में भी चली जा रही है, तब भी कोई नहीं डूब रहा है, तब भी फिल्में बनती जा रही हैं। उनकी शक्ति इतनी अपार है, जैसे मैंने समझा। इसीलिए हमें लगता है कि सच्चे जो राष्ट्रभक्त हैं, सच्चे जो हिंदू हैं, सच्चे जो भारतीय हैं, जो सनातनी हैं, चाहे वो हिंदू, बौद्ध, जैन, कोई भी हो, सिख, बिल्कुल पारसी, कोई भी हो, सब सनातनी हम तो मानते हैं। सबको एकत्रित होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा, सबको अपनी इकोसिस्टम को, अपने योद्धाओं को सपोर्ट करना होगा। बिल्कुल सही। नहीं तो ये धर्म युद्ध हो नहीं पाएगा, लड़ नहीं पाएंगे। सही बात है, बिल्कुल सही। क्योंकि इतना उनके पास शक्ति है, इतना पैसा है, और इतने उनके बड़े बड़े जो है टावरिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने बना के रखे हैं कि हम लोग तो बहुत अनइक्वल बैटल है, बहुत ही अनइक्वल बैटल है। इसलिए मैं तो हमेशा निवेदन करता हूँ संपूर्ण विश्व में जो लोग हैं वो सपोर्ट करें आप जैसे योद्धाओं को, प्राच्यम जैसे मिशन को, है ना, जो धर्म के लिए, संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर हम संगठित होकर इस दिशा में प्रयास नहीं करेंगे, तो फिर ये हमारी संस्कृति को खत्म होने में समय नहीं लगेगा। सही बात है। देखिए आपके देखते देखते पाश्चात्य का समाज, पाश्चात्य की संस्कृति खत्म हो गई। मैं तो अमेरिका में पढ़ा, मैं उसी समय उसको समझने लगा था जब वहाँ पढ़ रहा था और जब वहाँ पे था कई वर्ष तक हॉलीवुड में। तो मैं जब वहाँ का एक सामाजिक एक
अध्ययन करता था, वहाँ के देखता था संस्कृति को, लोगों को, और कनाडा में भी था मैं, कनाडा अमेरिका दोनों को, तो जो वोकिज्म शुरू बस हुआ ही था तभी, कल्चरल मार्क्सिज्म वहाँ पे बस शुरू हुआ ही था। मैं 25 साल 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ। और ये LGBTQ, लेस्बियनिज्म, होमोसेक्सुअलिटी, फिनिशिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली, ये सब वहाँ पे जोर पकड़ने, तभी मैं समझ गया था कि इस संस्कृति को और इस समाज को अब ढहने से कोई बचा नहीं सकता, नहीं बचा सकता, नहीं आ गया, अभी वो खत्म होने के कगार पे आ गया, देखते देखते हमारे आपके देखते देखते आ गया, हमारे लाइफ टाइम में हो गया। इसलिए हमें ये इस चीज का भान होना बहुत आवश्यक है कि देखते देखते ऐसे ही भारत की संस्कृति और सामाजिक ढांचे को ये लोग खत्म कर देंगे। और ये क्यों ज्यादा खतरनाक है मैं आपको बताऊंगा। एक मुद्दा है कि ये हर एक चीज का एक सिद्धांत बना देते हैं, उसके इर्द गिर्द इतना स्कॉलरशिप का ऑरा खड़ा कर देते हैं, एक सिद्धांत के रूप में उसको पेश करते हैं। जैसा मैंने बताया कि लैंगिकता का अतिरेक जो एक इनका वेपन है कि जिसको इस्तेमाल करके उन्होंने सभ्यता को ख़त्म किया है पाश्चात्य जगत में। कल्चरल मार्क्सिज्म का एक घटक है फ्रैंकफर्ट स्कूल, और फ्रैंकफर्ट स्कूल का एक प्रोफेसर था हर्बर्ट मार्क्यूस, तो उसने एक ग्रंथ लिखा बहुत बड़ा, इरोस एंड सिविलाइजेशन, और उसने ऐसा सिद्धांत रखा इसमें कि लैंगिकता के ऊपर कोई बंधन नहीं होना चाहिए, लैंगिकता को एकदम मुक्त छोड़ देना चाहिए। ऐसा बहुत स्कॉलरली सिद्धांत उसने बड़ा ग्रंथ लिख के उसमें प्रेजेंट किया, और उसका ये कहना था कि अगर हम लैंगिकता को मुक्त कर देंगे तो पूरी दुनिया में आनंद और शांति फैलेगी। और कई लोग ये झांसे में आ गए, मतलब कई लोगों को लगा कि नहीं सचमुच ये कह रहा है, इसमें कोई, क्योंकि वो प्रेजेंट बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, बहुत स्कॉलरली तरीके से करते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो जो लोग उसमें झांसे में आए थे उन लोग आज बोलते हैं यार हमारी गलती हो गई, इससे कोई आनंद और शांति नहीं फैली, केवल विकृतियां फैली इसकी। बहुत सही कहा आपने। और आज उनको पता चला, बट नाउ इट इज टू लेट। बहुत सही कहा आपने। और इसका मतलब देखिए, आप एक समझाता हूँ कि LGBTQ लैंगिकता को मुक्त छोड़ना मतलब क्या है। तो लैंगिकता के जो भी रूप है, वो कोई भी रूप के लिए आपको ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। तो लेस्बियनिज्म के ऊपर ऑब्जेक्शन मत लो, अगर कोई गे है तो उसको और प्रमोट करो, ट्रांसजेंडरिज्म को प्रमोट करो। क्यू का मतलब है क्वियर। तो क्वियर मतलब क्या कि अगर मैं बोलता हूँ कि आज आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज अ डॉग, तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट, अदरवाइज यू आर इन्फ्रिंजिंग ऑन माई क्वियर राइट्स। तो आपने कैंसिल खत्म। आपने एक यूट्यूब पे देखी होगी एक वीडियो, अगर नहीं देखी होगी तो आप देख सकते हैं कि जर्मनी में 25-30 लड़के लड़कियां रात को अचानक कुत्ते जैसा भौंकने लग गई। वो बोले कि नो, वी आइडेंटिफाई आवरसेल्व्स एज डॉग्स, सो यू कांट हैव एनी ऑब्जेक्शन। तो यहाँ तक जैसा मैंने बोला कि वी विल मेक द वेस्टर्न सिविलाइजेशन स्टिंक, इसी का ये उदाहरण है। और अभी इसके आगे मैं बताऊंगा तो आप शॉक हो जाएंगे। LGBTQ तक तो ठीक है, क्यूअर तक, LGBTQ प्लस मीन्स क्या है? तो देन इवन पीडोफिलिया शुडंट बी ऑब्जेक्टेड टू। तो छोटे बच्चों के साथ भी आप दुर्व्यवहार कर सकते हो, क्योंकि वो भी रुकावट है ना। अगर आप उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लेंगे तो देन यू आर क्रिएटिंग अ ब्लॉक टू हिज सेक्सुअलिटी। तो अकॉर्डिंग टू इरोस एंड सिविलाइजेशन, विच इज अ बाइबल ऑफ दिस आइडियोलॉजी, there should be no restriction on sexuality. तो pedophilia, bestiality, everything is kosher, सब कुछ चलता है। तो जस्ट आप सोचिए कि कितना डेंजरस है, कितना डेंजरस। मतलब मुखौटे तो बहुत आकर्षक लगते हैं, आनंद और शांति जैसे, और उसी मुखौटे से ये लोग अपने युवाओं को जो है बिल्कुल आकर्षित करते हैं, है ना। और कितनी विकृति है, सोचिए। तो ये विकृति की तो हद है, मानसिक विकृति, और ये विकृति का ये सिद्धांत बना लेते हैं, और इसीलिए अच्छे लोग भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। A quick pause. Every story we create at Prachyam is born from deep passion for Bharatiya culture and heritage. To help us continue this Anushthan, please be a part of this. Subscribe to this truly Bharatiya OTT at www.prachyam.com or scan this QR code of prachyam.org to donate for this cause. Your support helps us keep this cultural journey alive. Be a part of this dharmic resurgence. Every drop counts. Now back to your experience. जय श्री राम। तो आपने बहुत ही अच्छे से, मतलब बहुत ही क्लियर एक मैसेजिंग में, एक बहुत ही स्पष्ट रूप से, बहुत ही अच्छे से आपने समझाया कि ये जो फाउंडिंग पिलर्स हैं, है ना, ये जो बड़े बड़े देशों को, बड़ी बड़ी सभ्यताओं को, संस्कृतियों को विनष्ट कर रहे हैं, ये कैसे हर कई देशों में आंदोलन कर रहे हैं, सरकारों को पलट रहे हैं, आखिर है कौन ये फोर्सेस हैं। तो 4 भाई आपने चिन्हित किए हैं। अब इन 4 भाई जो हैं, ये भी जरा बता दीजिए कि इनके कुल देवता कौन कौन है। तो जैसा मैंने बताया, मार्क्सिज्म का कुल देवता तो मंथरा है, एटलीस्ट इन भारत।
फिर हम अगर डीप स्टेट बोलेंगे तो डीप स्टेट का मे बी वी कैन से प्लेटो हु फर्स्ट थॉट ऑफ दैट आइडिया दैट अ स्मॉल एलीट ग्रुप शुड कंट्रोल द वर्ल्ड, तो वी कैन कंसिडर हिम एज अ। और अगर प्लेटो कुल देवता है तो जो इनका मूल जो ग्रंथ है वो रिपब्लिक, उसमें क्या लिखा है उन्होंने, मैंने मेरी पुस्तक में दिया है, उसने बोला है कि वहाँ पे सिर्फ समाज में तीन वर्ग चाहिए। एक है रूलिंग क्लास विच इज़ अ एलीट क्लास, मिलिट्री एंड कॉमन पीपल, दैट्स ऑल। सो कॉमन पीपल के पास कुछ नहीं है, मिलिट्री इज सपोर्टिंग द रूलिंग क्लास एंड रूलिंग क्लास इज रूलिंग विथ their ideas in mind for the good of the common people is what they say, but there is उसमें कोई मतलब नहीं है, मतलब बिकॉज व्हेन यू हैव अ टोटल पावर करप्ट्स टोटली, ऐसा बोला ही जाता है। तो व्हेन यू से दैट नो अनक्वेश्चनिंगली पूरा पावर इनके हाथ में दे दो, तो देन टू प्रिज्यूम दैट दे विल डू इट फॉर द बेनिफिट ऑफ कॉमन पीपल इज वेरी नाइव, आई थिंक। ये तो बोलने के लिए है, ठीक है। और सभी निरंकुशतावादी शक्तियाँ, टोटलिटेरियन पावर्स, उनका प्रेजेंटेशन यही होता है कि वी आर डूइंग इट फॉर द गुड ऑफ पीपल। जैसे कम्युनिज्म भी है, तो कम्युनिज्म का यही मानना है कि हम शोषितों के लिए कर रहे हैं, हम वंचितों के लिए कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली होता क्या है, एक छोटा पॉलिट ब्यूरो बिकम्स द रूलर, और अल्टीमेटली वो पॉलिट ब्यूरो में से एक ही आदमी के हाथ में सब पूरी पावर चली जाती है, जैसे स्टालिन के हाथ में गई, माओ के हाथ में गई। तो व्हेन यू हैव टोटलिटेरियन सिस्टम, then ultimately it boils down to only one person ruling everybody. So then all this only becomes a window dressing that we are doing it for the good of people. और ये जो कल्चरल मार्क्सिस्ट है, इनका कौन सा है ग्रंथ, मूल ग्रंथ? इनके दो वैचारिक स्रोत है। एक स्रोत जो है वो है एंटोनियो ग्राम्स्की, जिसने ये सबसे पहले कल्चरल मार्क्सिज्म के आइडिया निकाला, जिसने बोला कि आर्थिक आधार पे संघर्ष नहीं हो सकता, संघर्ष अभी सांस्कृतिक आधार पे होना चाहिए। और उसने ये भी बोला था कि वी विल इन्फिल्ट्रेट द इंस्टीट्यूशंस, मतलब ये मैं नहीं लिख रहा हूँ कि ये दिमाग की तरह अंदर से खोखला करते, उसने खुद बोला था कि हम इंस्टीट्यूशंस को इन्फिल्ट्रेट करेंगे, और एजुकेशन, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियल सिस्टम, मीडिया, इन सबको इन्फिल्ट्रेट करेंगे, इनके ऊपर हम कब्जा करेंगे, और इनकी मदद से हम संस्कृति को ख़त्म करेंगे। और संस्कृति को कैसे ख़त्म करेंगे, तो हम पहले परिवार को ख़त्म करेंगे, हम धर्म को ख़त्म करेंगे, हम पैट्रियाटिज्म को ख़त्म करेंगे। तो सब लिख के रखा है, ऐसा कुछ नहीं कि सडनली कहीं से आया है, ही हैज़ रिटन डाउन एवरीथिंग। एंड दूसरा जो आधार था, वैचारिक आधार, वो था फ्रैंकफर्ट स्कूल, जो मैंने थोड़ा सा मेंशन किया। तो ये दे वर द प्रोफेसर्स इन जर्मनी। तो हिटलर जब सत्ता में आया तो इनको उन्होंने भगा दिया जर्मनी से, तो जाके कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बस गए वो अमेरिका में, और वहाँ से कोलंबिया से बाकी सब यूनिवर्सिटीज़ में धीरे धीरे फैल गए, और पूरी यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर उन्होंने अपना वैचारिक प्रभाव जमा दिया, पैदा किया, और वहाँ से फिर उन्होंने एक एक थेरीज बनाना शुरू कर दिया। तो एक उनका थेरी है जो मार्क्सवाद, अपने कल्चरल मार्क्सिज्म का मूल आधार हम बोल सकते हैं, वो एक क्रिटिकल थेरी। तो क्रिटिकल थेरी में तीन विचारधाराओं का संगम है। पहली विचारधारा है मार्क्सवाद, तो उसका जो आधार है कि समाज को विभाजित करो, उसमें संघर्ष पैदा करो, संघर्ष से अराजकता, अराजकता से हिंसा, विध्वंस। तो ये उन्होंने वैसे के वैसे रखा है उधर। दूसरी विचारधारा है पोस्ट मॉडर्निज्म। तो पोस्ट मॉडर्निज्म का ये कहना है कि जैसा मैंने पहले बताया कि देयर इज नथिंग लाइक ऑब्जेक्टिव रियलिटी, देयर इज नथिंग लाइक ऑब्जेक्टिव ट्रूथ। तो इसको बोलते हैं मॉरल रिलेटिविज्म। तो मोरालिटी के कोई निश्चित आधार नहीं है, मोरालिटी कैन चेंज डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव है, देयर इज नथिंग, इट्स नॉट ऑब्जेक्टिव, इट इज सब्जेक्टिव। और सब्जेक्टिव मतलब क्या, कि जो शोषित है वो हमेशा सही होते हैं, जो शोषक है जो हमेशा गलत होते हैं। और कौन शोषक है और कौन शोषित है डिसाइड कौन करेंगे, तो लेफ्टिस्ट करेंगे। सो अल्टीमेटली हम जो बोलेंगे वही होगा। बट उसके लिए एक सैद्धांतिक आधार, जैसा मैंने बताया कि हर चीज़ को एक सैद्धांतिक आधार बना देते हैं, खड़ा कर देते हैं। तो ये उन्होंने खड़ा कर दिया कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। जैसे मैंने बोला कि दे मोनोपोलाइज गुडनेस, तो उसका भी आधार ये है, क्या अच्छा है और क्या बुरा है, इसके कोई क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स नहीं है, इट इज़ ऑल सब्जेक्टिव। तो ये हो गया पोस्ट मॉडर्निज्म इन शॉर्ट। एंड देन थर्ड इज पैन सेक्सुअलिज्म। तो उसका ये मतलब है कि देयर शुड बी नो कंट्रोल ऑन सेक्सुअलिटी, उसको खुला छोड़ दो। तो देन ट्रांसजेंडरिज्म, सेम सेक्स मैरिजेस, उन्होंने लिख के रखा है कि हम इसको प्रमोट करने वाले हैं। तो आज हमको बहुत बड़ा शौक लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ छुपा छुपा के किया है। दुनिया ने पढ़ा नहीं, पढ़ा होगा तो सीरियसली लिया नहीं, इसका परिणाम क्या होगा ये उनके समझ में नहीं आया, ऐसा भी हो सकता है। जैसा मैंने कहा कि कई लोग सेक्सुअल रिवॉल्यूशन में थिंकिंग दैट इट विल, इसमें से सचमुच शांति फैलेगी, सचमुच आनंद फैलेगा। आज कई सालों के बाद, दशकों के बाद वो बोल रहे कि यार हमारी गलती हो गई, बट इसके दरमियान पूरा सिविलाइजेशन तो खत्म हो गया ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो ऐसा इस तरह से वो चला। तो ये उनका आधार है। क्रिटिकल थियरी बाय फ्रैंकफर्ट स्कूल इज द बेसिक फाउंडेशन,
एंड दूसरा एक एंटोनियो ग्राम्स्की ने जो लिखा था प्रिजन डायरीज उसको बोलते हैं, कि हिटलर ने उसको जेल, मुसोलिनी ने उसको जेल में डाला था, तो जेल में बैठ के उसने ये सब लिखा है वो है प्रिजन डायरीज। तो ये दो आधार हम बोल सकते हैं कल्चरल मार्क्सिज्म के। और जो तीसरा भाई है इनका, जो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म है, जिसको ये आगे सड़कों पे उतारते हैं, वायलेंस करवाते हैं, इनके कुल गुरु, कुल देवता, मूल तो ग्रंथ जाहिर है बोलने की जरूरत की नहीं, आवश्यकता नहीं है इनके कुल देवता भी, मूल ग्रंथ भी सबको पता है। और एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि ये साथ में मिलके काम करते हैं, तो इसमें से अल्टीमेटली क्या हो सकता है और क्या होने वाला है, इसका एक झलक हमको मिल गई है। वो ये है कि जब ईरान के जो शाह थे, वो पूरे अमेरिका के हाथ में एक खिलौना थे, अमेरिका के हाथ का, जो अमेरिका बोलेगी वो करते थे। तो वहाँ पे पहले उनके खिलाफ आंदोलन शुरू किया वामपंथियों ने, बट उनको कोई ट्रैक्शन नहीं मिल रहा था, कोई उनको ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो उन्हें सोचा क्या करेंगे, कैसे लोग हमारे पीछे आएंगे। तो उनके ध्यान में आया कि जो आयतुल्ला खोमेनी है, ग्रामीण एरिया के जो युवा है वो उससे बहुत प्रभावित है। तो उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना हम इसको जोड़ दें हमारे साथ, आयतुल्ला को हम साथ में ले लेते हैं। तो उनका ये मानना था कि हम इसका यूज़ करेंगे, हम इसको इस्तेमाल करेंगे। ऐसा सोच के उन्होंने उसको जोड़ लिया उनके आंदोलन से। तो वो उसके आने के बाद सडनली वो फैल गया आंदोलन सब तरफ, एंड इंस्टेड ऑफ वामपंथी आंदोलन वो बन गया इस्लामिक आंदोलन। और शाह को देश छोड़ के भागना पड़ा, वो फ्रांस चले गया, वो सब इतिहास तो हम जानते हैं। और जब ये आंदोलन यशस्वी हुआ और सरकार बनी, तो सबसे पहले वामपंथियों को उसने गोली से मार दिया ये भी होता है इन लोगों में। ये है अल्टीमेटली क्या होने वाला है इसका। अगर हमको थोड़ा सा ट्रेलर देखना है तो ये ईरान में ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि क्या हो सकता है। तो आप देखेंगे कि कोई भी इस्लामिक स्टेट जो अभी करीब 57 देश है, उनमें वामपंथ का कोई नामो निशान नहीं है, उनको अलाउड ही नहीं है। और जहाँ पे वामपंथ की सरकारें हैं, जैसा चाइना में नाम के लिए वामपंथ की सरकार है, उत्तर कोरिया में वामपंथ की सरकार है, वहाँ पे वोकिज्म को कोई देयर इज नो, इट इज नॉट अलाउड। उनको सॉरी इस्लाम को अलाउड नहीं है। इस्लाम का जो क्या बोलते हैं उसको, उनके सामने जो हमेशा झुका जाता है उनके प्रेशर के अंडर, तो वो लोग कभी झुकते नहीं। वो कभी झुकते नहीं। वो जैसे चाइना ने देखो कि उगूर मुस्लिम को कैसे ट्रीट किया। तो एक दूसरे के कंट्री में वो दूसरे को रखते नहीं है, उसको स्कोप नहीं देते, लेकिन तीसरी देश के खिलाफ वो एक हो जाते हैं ऐसा है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता हमको भी लैंग्वेज से कुछ नए शब्द निकालने पड़ेंगे बिल्कुल, हम लोग को वाकई इसको सोचना पड़ेगा, ओरिजिनल है ये शब्द निकालने में माहिर है, बहुत माहिर है, बहुत माहिर है। कैच फ्रेजेस जिसको बोलते हैं, तो कैच फ्रेजेस ऐसे निकालते हैं कि एक फ्रेज से सडनली सब कुछ चेंज हो जाता है। बिल्कुल मानना पड़ेगा, उनसे सीखने जैसी बहुत बातें हैं। या इन्हीं में से कुछ लोगों को फोड़ के हम लोग अपने हम थोड़ा अपना माइंड लगाएंगे तो हम भी कर पाएंगे हम इनसे सीख सकते हैं कि कैसे कर रहे हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मैसेजिंग कैसे होना चाहिए। मतलब ये मैं हमेशा कहता हूँ कि सब्लिमिनल मैसेजिंग, सूक्ष्म तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए, वो सीखना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि थोड़ा सा इसका साइंस है कि हमारा जो ब्रेन होता है उसमें से ओनली 5% इज कॉन्शियस माइंड एंड 95% इज सबकॉन्शियस माइंड। तो जब हम कोई बात खुल के बोलते हैं तो सिर्फ कॉन्शियस माइंड तक पहुंचती है, मेरे शब्द जो है वो कॉन्शियस माइंड तक पहुंच रहे हैं, लेकिन मेरी बॉडी लैंग्वेज जो है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा रही है। तो जो सब्लिमिनल मैसेजिंग है दैट एक्चुअली रीचेस द सबकॉन्शियस माइंड। और हम अगर खुला बोलेंगे कि कल्चरल मार्क्सिज्म इज बैड, देन इट विल ओनली रीच 5% ऑफ द ब्रेन। बिल्कुल, एंड दैट इज ऑलरेडी ओवर क्राउडेड। तो लोग उसको फिल्टर आउट कर देते हैं, फिर तो वो वहाँ पे बसती नहीं है। बट कोई बात अगर सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचेगी तो वहाँ पे हमेशा के लिए बस जाती है, फिर वहाँ से वो कभी नहीं निकल सकती। और उसके लिए इस तरीके से मैसेजिंग करना पड़ता है। एक ही उदाहरण देता हूँ आपको कि बॉलीवुड के मूवीज़ में आप देखेंगे तो जो रेपिस्ट है हमेशा रुद्राक्ष की माला पहने हुए होता है, इधर टीका लगाए हुए होता है। तो कोई पुजारी या इस तरह का हिंदू प्रीस्ट टाइप आदमी दिखाते हैं कि जो रेपिस्ट दिखाते हैं, तो उससे लोगों के दिमाग में क्या बैठ जाता है कि ये इस टाइप के जो लोग हैं वो रेपिस्ट है, ये खराब है, मतलब हिंदुइज्म ही खराब है, हिंदुइज्म में बहुत कमियां हैं, एक्सप्लॉयटेशन है। अगर वो ये बोलते थे कि हिंदुइज्म खराब है तो 5% ब्रेन में जाता था, लेकिन इस तरह से दिखाया सब्लिमिनल तरीके से, सूक्ष्म तरीके से, तो 95% ब्रेन में जाके बैठ गए। तो धर्म की बदनामी करने में यशस्वी हो गए वो लोग। ये है। जैसा एक और उदाहरण भी मुझे याद आ रहा है कि दीवार पिक्चर आपने देखी होगी, तो उसमें अमिताभ बच्चन छोटा होता है तो बोलता है कि मैं मंदिर में नहीं जाऊंगा, उसकी माँ और भाई जाते हैं, वो नीचे खड़ा रहता है, फिर ऊपर से माँ के प्रसाद देती है तो बोलता है कि नहीं मैं प्रसाद वसाद नहीं खाता, मैं भगवान पे भरोसा नहीं है मेरा।
तो जहाँ हिंदुइज्म का सवाल है वहाँ पे वो विरोध करता है। और उसके बाद में बिल्ला नंबर 786 वो बहुत श्रद्धा से वो बिल्कुल आँख को लगाता है, ये करता है, वो करता है, उससे चमत्कार भी होते हैं, उसके वजह से बच जाता है। तो सब्लिमिनल तरीके से हिंदू मुस्लिम शब्द भी नहीं निकाले उन्होंने, बट हमको ये सिखा दिया है कि मुस्लिम फेथ इज पावरफुल, हिंदू फेथ इज यूजलेस। तो ये है मैसेजिंग। तो इसी पे हम पूछने वाले थे आपसे कि इस तरीके के कल्चरल मार्क्सिज्म को फैलाने में, उसको मेन स्ट्रीम करने में, सबवर्जन्स करने में, हिंदुओं को एक के अंदर हीन भावना भरने में, सेल्फ लोडिंग बनाने में फिल्म इंडस्ट्री का हमारे क्या हाथ रहा है और कैसे कैसे उन्होंने किया है। फिल्म फिर टीवी इंडस्ट्री है, टेलीविजन है, थोड़ा इस पे प्रकाश डालिए। तो बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है इन्होंने। मतलब एक हिंदी बॉलीवुड में इप्टा करके एक इंडस्ट्री थी, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, जिसके सदस्य जो थे अच्छे कलाकार थे सब, लेकिन पूरी तरह से मार्क्सिस्ट विचारों के अधीन थे। और उन्होंने इतने सूक्ष्म तरीके से, सब्लिमिनल तरीके से पहले से कंटिन्यूअसली ये मैसेज दिया है कि कोई भी पुजारी हो तो बहुत लोभी दिखाया जाता है, जो कोई भी बनिया हो तो एक्सप्लॉयटेटिव दिखाया जाता है, कोई भी ठाकुर है तो अत्याचार करने वाला दिखाया जाता है, और कोई भी मुस्लिम आदमी है तो बहुत ईमानदार दिखाया जाता है, मेरा ईमान है करके वो बात करता है। उस तरीके से लोग उसके ऊपर भरोसा करते हैं। कोई भी फादर रहेगा तो उसको बहुत ही करुणा से भरा हुआ दिखाया जाता है, हमेशा मदद करने वाला दिखाया जाता है, सिखाने वाला दिखाया जाता है। किसी धर्म का नाम नहीं लिया जाता, ये धर्म अच्छा है, ये खराब है, ऐसा नहीं बोला जाता। लेकिन ये बार बार वही दिखाने से लोगों के दिमाग में वो एक स्टीरियोटाइप बन जाते हैं कि हिंदू मतलब लोभी, एक्सप्लॉयटेटिव, अत्याचारी, मुस्लिम ईमानदार, क्रिश्चियन करुणा से भरा हुआ, मदद करने वाला। तो ये सब नैरेटिव वहाँ पे गढ़ाया गया है। दूसरा, टेलीविज़न पे आप देखेंगे तो फिर वही जो फिल्म वाले लोग हैं वही टेलीविज़न पे भी आते हैं, तो अल्टीमेटली द स्ट्रीम इज़ द सेम, तो ओनली द मीडियम इज़ डिफरेंट। और अभी आजकल जो OTT बना है, दैट OTT इज़ इवन मोर डेंजरस, बिकॉज OTT में वो बहुत ही, वहाँ पे अगेन जो ये दोस्ती है डीप स्टेट और वोकिज्म, ये दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म खड़ा करने के लिए तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, आपको तो आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो ग्लोबल लेवल का OTT प्लेटफॉर्म खड़ा करना है तो इट्स अ मनी गेम। तो जो पैसा देते हैं वो ये भी बताते हैं कि ये आइडियोलॉजी को प्रमोट करो, इन विचारों को प्रमोट करो। और आप देखेंगे कोई भी कंटेंट तो बिल्कुल उसी तरह से उसको दिखाया जाता है, उसी तरह से प्रमोट किया जाता है। और नॉट ओनली फिल्म्स बट इवन मेनी अदर सेक्टर्स लाइक कॉर्पोरेट फॉर एग्जांपल। कॉर्पोरेट इज़ अ बैस्टियन ऑफ कैपिटलिज्म, बट आप देखेंगे तो कॉर्पोरेट सेक्टर को पूरी तरह से इन्फिल्ट्रेट कर दिया है इन्होंने। आप देखेंगे कि कॉर्पोरेट सेक्टर का CSR कहाँ जाता है, पूरे लेफ्टिस्ट लोगों के पास ही जाता है, उन्हीं प्रोजेक्ट्स के लिए उसको सपोर्ट किया जाता है। और DEI करके उन्होंने DEI ऑडिट्स करते हैं, डाइवर्सिटी इक्विटी इंक्लूजन, तो एवरी कॉर्पोरेट हैज़ टू अंडरगो दैट ऑडिट। और ये पूरा वोक आइडियोलॉजी से भरा हुआ होता है, तो नाम ही है डाइवर्सिटी इक्विटी इंक्लूजन। फिर मुखौटे कि सुनने में बहुत अच्छा लगता है बट उसके पीछे चलता है सब कुछ। ये मेरे मित्र है, वो बता रहे थे कि उनकी कंपनी में, IT कंपनी है कोई, तो कई सालों से वो दिवाली सेलिब्रेट करते थे। तो 2 साल पहले उनको एक सर्कुलर आ गया कि नो, यू कैन नॉट सेलिब्रेट दिवाली बिकॉज इट इज़ एंटी इंक्लूसिविटी। आप करना है तो सब धर्मों का करो, अदरवाइज ओनली दिवाली यू शुड नॉट सेलिब्रेट बिकॉज इट इज़ नॉट डाइवर्सिटी के अपने इसमें वो बैठता नहीं है। What is this? I mean, if 99% people working there are Hindus, why should they not celebrate Diwali? But that is how they impose their ideas. कल्चरल मार्क्सिज्म ये तो कब से शुरू हुआ ये बॉलीवुड में? करीब 1940s से ये शुरू हो गया था। और ये बढ़ता ही गया फिर, बहुत ही बिल्कुल बढ़ता गया। एक फिल्म है, मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन अमिताभ बच्चन, राखी और तीसरा कोई एक्टर है, तीनों बैठे हुए हैं, स्टोरी लाइन से कोई संबंध नहीं उसका, आपस में बातें कर रहे हैं। और अमिताभ बोल रहा है कि अरे मुगलों का तो कोई जवाब ही नहीं है, मुगलों ने ये किया, मुगलों ने वो किया। राखी भी बोले हाँ मुगल तो बहुत अच्छे थे। स्टोरी से कोई संबंध नहीं, फिल्म से कोई संबंध नहीं, सडनली 1-2 मिनट का सीन उन्होंने उसमें इंट्रोड्यूस कर दिया और मुगलों का महिमा मंडन उसमें डाल दिया। तो इस तरह से कई सालों से ये चल रहा है। मतलब एक जेम्स ऑफ बॉलीवुड करके एक प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर आप जाएंगे तो आपको ऐसे हजारों एग्जांपल मिलेंगे कि कैसे वो बहुत बढ़िया काम बहुत बढ़िया काम करते हैं। संजीव नेवर है, बिल्कुल और स्वाति गोयल शर्मा, एग्जैक्टली, बड़ी हिम्मत का काम, बहुत हिम्मत का काम है और बहुत डिटेल में जाके वेल रिसर्च्ड काम करते हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने तो पूरा इनको जो है
इनका पर्दाफाश कर दिया, बेपर्दा कर बिल्कुल दिया। बिल्कुल। और उनका वही स्टाइल है जो मैं बोलता हूँ कि बहुत सब्लिमिनली बोलते हैं, बहुत सॉफ्टली, सूक्ष्म तरीके से बोलते हैं। पहले देख के पता ही नहीं चलता कि ये क्या कर रहे हैं। जब हमने दीवार देखी तो कहाँ हमको लगा ऐसा कि ये पता ही नहीं चला हमको, लेकिन आज हम जब समझ सकते हैं इसको, तब हमको वो याद आ रहा है। जैसे वो ये बिग बीफ गाय की जो रणबीर कपूर की जो फिल्म थी रॉकस्टार ना, उसमें देखिए वो जब तक भजन गाता है वो बेचारा भूखा नंगा रहता है, खाने की 2 रोटी के उसका इंतजाम नहीं होता है। फिर जब मजार पे सिर पटक के कव्वाली गाता है तो करोड़पति हो जाता है, सूफी गाता है तो अरबपति हो जाता है। ये आइडियाज है। एग्जैक्टली बिल्कुल। ये इस तरीके से ये लोग, मतलब ये तो बिल्कुल सही कहा आपने, इस तरीके से उसमें प्लान कर धीरे धीरे अंदर से, मतलब मैं आपको गोली नहीं मारूंगा, लेकिन मैं आपको हर रोज एक बूंद जहर दूंगा। तो आप खाते खाते धीरे धीरे एक दिन आप खत्म हो जाओगे। बिल्कुल। ये टेलीविजन इंडस्ट्री में ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। जो टीवी सीरियल्स आए थे, ये सास भी कभी बहू थी टाइप के हैं, इनका क्या रोल रहा इस कल्चरल मार्क्सिज्म, क्योंकि इनकी माता तो वही एकता कपूर है। बिल्कुल। तो एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है उन्होंने इसमें, मतलब एक पूरी तरह से एक पूरी पीढ़ी को मैं बोल सकता हूँ कि इन विचारों से उन्होंने पूरा इन्फिल्ट्रेट कर दिया है, इंडोक्ट्रिनेट कर दिया है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो बहुत बड़ा रोल प्ले। क्या प्रभाव आया उससे उस पीढ़ी पे, ये सब देख के? जैसे ये सब नेचुरली एक्सेप्ट करते गए लोग कि ऐसा ही होता है, मतलब सोचने की आदत खत्म हो गई। आई थिंक हर बिगेस्ट डैमेज दैट शी हैज डन, कि लोगों का विचार करने का और सोचने की जो आदत थी, एक नेचुरली लोग कुछ सोचते थे, कुछ विचार करते थे, वो बिल्कुल उसने बंद कर दिया। कुछ सोचो मत, ये रेडीमेड आपको दिया जा रहा है, वो ले लो, जस्ट उसको एक्सेप्ट करो। तो आप देखेंगे तो ये सीरियल्स जब से पॉपुलर हुई तब से क्वालिटी लिटरेचर का कंजम्पशन बहुत कम हो गया। लिटरेचर में कैसा होता था कि अलग अलग विचार सामने रखे जाते थे, हालांकि उसमें भी लेफ्टिस्ट लोगों का बहुत प्रभाव था, लेकिन दूसरे अलग विचारधाराएं भी उसमें सामने रखी जाती थी। लेकिन जब पढ़ने की आदत खत्म हो गई, टेलीविजन ने उसको कैप्चर कर लिया। तो टेलीविजन में से एक ही विचार जब आपको परोसा गया तो आपने फिर सोचना ही बंद कर दिया कि चलो मुझे सब कुछ रेडीमेड मिल रहा है तो बस ऐसा ही है, एवरीथिंग इज लाइक दिस ओनली, एंड देन इट काइंड ऑफ रेगुलराइजिंग इट, हम जिसको बोलते हैं नॉर्मलाइजिंग इट। सो दे नॉर्मलाइज दिस वे ऑफ थिंकिंग थ्रू द टीवी सीरियल। दैट्स अ डेली कंजम्पशन। हर रोज शाम को जब आप टीवी के सामने बैठते हो तो आप सोचना बंद कर देते हो, जो है वो आप निकल जाते हो। और जिस तरीके से परिवार को दिखाया गया है उसमें, जिस तरीके से सामाजिक एक परिवेश दिखाया गया, उससे क्या फर्क पड़ा परिवारों पे, समाज पे क्या फर्क? एक्चुअली मेरा एक दोस्त बोलता है कि ये टीवी सीरियल देखने के बाद ऐसा लगता है कि कोई परिवार में नॉर्मल लोग रहते ही नहीं है। कि जैसे अपने घर में हम हमेशा देखते हैं कि एक प्यार से सब लोग रहते हैं, संस्कार होते हैं, एक दूसरे को सिक्योरिटी रहती है परिवार की। यहाँ पे तो उल्टा ही है कि लेडी इज ऑलवेज अ विलन, तो वो कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी खड़ी कर रही है। हर कोई दूसरे के ऊपर कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी या डैमेज करने की कोशिश कर रहा है। तो जैसा मैंने बोला कि परिवार को खत्म करना है, देयर आइडिया इज टू डिस्ट्रॉय द फैमिली। तो परिवार से हमको जो पोषण मिलता है, जो सिक्योरिटी मिलती है, उसके विपरीत सब जब दिखाया जाएगा तब ऐसा लगता है कि अरे परिवार तो खराबी चीज़ है, परिवार को संजो के रखने में क्या मतलब है, तो उससे अच्छा है कि मैं अकेला रहता हूँ। आजकल कई लोग बोलते हैं कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। 23-24 साल के लड़के बोलते हैं, जो शादी भी नहीं हुई अभी, फिर भी बोलते हैं कि नहीं मैं माँ बाप के साथ नहीं रहूँगा, मैं अपना अलग रहता हूँ। लड़कियाँ भी आजकल बोलती है, शादी के पहले ही माँ बाप के घर से बाहर निकल जाती है। हालांकि सिर्फ बड़े शहरों में होता है ये, बट हो रहा है। तो धीरे धीरे अगर फैलेगा तो हमारा समाज तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारे समाज का मूल आधार है परिवार। किसी भी संस्कृति का मूल आधार होता है परिवार। संस्कार परिवार में होते हैं, संस्कृति का जतन परिवार में होता है, और ये मार्क्सिस्ट लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए उनका मेन फर्स्ट टारगेट इज टू डिस्ट्रॉय द फैमिली, और ये फैमिली डिस्ट्रॉय करने के लिए ही अलग अलग ये उन्होंने आइडियाज़ निकाले हैं। लैंगिकता को खुला छोड़ो, तो परिवार का आधार होता है विश्वास, और जब विश्वास टूट जाएगा तो परिवार टूट जाएगा। तो इसलिए लैंगिकता को खुला छोड़ो, उसका एक सिद्धांत बना दो, ट्रांसजेंडरिज्म को बढ़ावा दे दो। तो जब ट्रांसजेंडर के साथ आप रहोगे तो फिर बच्चे पैदा करने का सवाल ही नहीं आता, तो फिर बच्चे ही नहीं होंगे तो परिवार कहाँ से होगा। बिल्कुल। परवर्टेड फेमिनिज्म एक और आइडिया है मार्क्सिस्ट लोगों का। फेमिनिस्ट मूवमेंट अमेरिका में जो शुरू हुआ, जैसा मैंने रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में बताया, तो वो भी आम स्त्रियों ने शुरू किया, सर्वसाधारण स्त्रियों ने शुरू किया, उनकी सही मांगों के लिए शुरू किया। मतलब उनकी मांगे बिल्कुल रास्त मांगे थी, अच्छी मांगे थी, क्योंकि वहाँ पे महिलाओं को मतदान का भी अधिकार नहीं था। एक और उनकी आइडिया है परवर्टेड फेमिनिज्म। तो फेमिनिज्म की जो मूवमेंट थी वो पहले अमेरिका में शुरू हुई, वो सामान्य स्त्रियों ने शुरू की, जैसे मैं रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में बता रहा था। तो ऑर्डिनरी वीमेन स्टार्टेड इट फॉर देयर जस्ट डिमांड्स। उनकी डिमांड्स भी बहुत अच्छी डिमांड्स थी, बहुत जस्टिफाइड डिमांड्स थी, क्योंकि वहाँ पे कोई राइट्स नहीं थे उनको।
चर्च में उनको समानता नहीं थी, वोटिंग राइट्स नहीं थे, जो 1918 में मिले उनको। बिल्कुल। तो उन्होंने बोला कि हमको एटलीस्ट भगवान के सामने तो समानता दे दो, हमको वोटिंग के तो राइट्स दे दो। उन्होंने ये कभी नहीं चाहा कि हमको परिवार को तोड़ना है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि ये हमेशा ये ढूंढते रहते हैं कि कहाँ हम संघर्ष भड़का सकते हैं। तो ये एक उनको ऐसा क्षेत्र मिला कि इसको अगर हम स्त्री विरुद्ध पुरुष ऐसा रूप दे देंगे तो इसमें एक बहुत बड़ा संघर्ष पैदा हो सकता है। तो ये कूद गए इसमें, और इसमें कूद के पूरा विकृत स्वरूप दे दिया उन्होंने इसको। लेकिन मानना पड़ेगा, मुझे तो डर लग रहा है अभी लोगों से कहने में कि तुम अपनी संस्कृति के विषय में जानो है, हम आप ये सब बातें करेंगे, हाईजैक ना कर ले। बिल्कुल कूद के बोलेंगे। प्राचीन में आप कोई नया आदमी लोगे तो सोच समझ के ले लो। खतरा हम लोग के ऊपर बहुत मंडरा रहा है, बहुत। सच्ची बात भी नहीं कर सकते। अगर सच्ची राय दें, सच्चे सुझाव दें, सच्ची बात करें तो कहीं ये ना कूद जाए, इस चारों भाइयों में से कौन आ जाए, है कि नहीं, और हाईजैक करने में हमारे जो भी हमारा प्रयास है, मिशन है, यही ये करते हैं। ये जो है ना, हर मिशन को सोचते हैं कैसे हाईजैक कर ले, अपने नियंत्रण में कर ले। ये खुद कोई भी चीज खड़ी नहीं कर सके। From the timeless Vedas to the valiant warriors, from the wisdom of the rishis to the dreams of a new Bharat, our civilization has never stopped inspiring the world. Prachim, the world's first Indic OTT, brings the glory of Bharat to the world. 400 plus films and series. From history to heritage, from devotion to discovery, every story is an offering to our eternal civilization. From G20 to Tokyo, the world is witnessing the voice of Bharat rise again. बहुत बड़ी सनातन की सेवा होती है, ज्ञान का पुनरुद्धारण का कार्य है। Prachum is doing an amazing job. 60 साल में हमने जो खोया को वापस लाने का काम कर रहा है। आपका ये प्रयत्न ईश्वर की आराधना ही है। Your contribution is not a donation. It is an ahuti in this Mahayagya of the Indic Renaissance.